हेलो बच्चों, आप सभी का जीपीएस एकेडमी में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। मैं श्याम सुंदर सर, आप सभी का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का टीचर। अभी हम लोग जैक बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम 2026 के लिए क्लास 12 यानी क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स से यानी इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत किसी को समझ में नहीं आता है, बहुत कोई समझा नहीं पाता है। ठीक है, उसी टॉपिक को आज लिए हैं ताकि आप लोग को समझाएंगे भी और समझ में आएगा भी। ठीक है, देखिए जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कैसे निकलेगा, इनसे संबंधित सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सारा चीज को हम लोग समझ जाएंगे कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे। ठीक है, देखिए जीडीपी मतलब क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, पहला जी क्या होता है, ग्रॉस, फिर डोमेस्टिक, फिर प्रोडक्ट। तो क्या बोलेंगे उसको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल माने क्या होता है, कुल, सकल माने कुल मिला के टोटल। ठीक है, और घरेलू मतलब देश के घरेलू सीमा के अंदर, देश के बॉर्डर के भीतर। ठीक, आगे पढ़िए। फिर क्या है, जीएनपी, तो जी से फिर ग्रॉस, सेकंड में एन आएगा तो नेशनल, पी से प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो बोलिए जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। इसमें सिर्फ देश के घरेलू सीमा के अंदर, डोमेस्टिक एरिया के भीतर उत्पादित सभी उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य का जोड़ होता है। और जीएनपी में क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो राष्ट्रीय बोल दिया ना, इसका मतलब देश के अंदर जो घरेलू उत्पाद है प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़, यानी घरेलू उत्पाद का जो मूल्य है जीडीपी, उसमें जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाएगा ना, तो बन जाएगा नेशनल प्रोडक्ट यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्लियर हो गया, आगे समझिए। एनडीपी, ठीक है, पहला एन से नेशनल नहीं होता है, पहला एन नेट होता है, नेट। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगला है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी। ठीक है, पहला एन नेट, दूसरा एन नेशनल, पी से प्रोडक्ट, तो क्या बोलेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हो गया क्लियर, पहले फुल फॉर्म मालूम चल गया। इसको बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हो गया क्लियर। अब आपको क्या करना है, तीन चीज समझना है, यही तीनों चीज पर पूरा थ्योरी, पूरा न्यूमेरिकल, पूरा ऑब्जेक्टिव टिका हुआ रहेगा। अब यदि ये तीन चीज समझ गए तो सारा खेल खत्म हो गया, समझे। देखिए क्या बोला, घरेलू और राष्ट्रीय। देखिए डोमेस्टिक में और नेशनल में यानी घरेलू और राष्ट्र में क्या अंतर है। घरेलू मतलब क्या बोलते हैं, घरेलू माना घर के भीतर, तो हमारा घर कौन है, भारत देश, यानी घरेलू मतलब भारत देश का घरेलू सीमा के अंदर, बॉर्डर के भीतर जितना उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है उसी को बोलेंगे घरेलू क्षेत्र में, उसी को बोलेंगे जीडीपी। समझे। आगे देखिए राष्ट्र बोल दिया, तो राष्ट्र में क्या कि देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य तो होगा ही, प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय उसको जोड़ देंगे, हो जाएगा राष्ट्रीय। यानी घरेलू में सिर्फ देश के घरेलू सीमा के भीतर वाला, राष्ट्र में घरेलू प्लस विदेश वाला ऐड रहेगा। समझे। आगे समझिए सकल और शुद्ध में क्या अंतर है। तो सकल माने क्या बोले, कुल मिला के, मतलब टोटल। सकल का क्या होता है, टोटल माने कुल मिला के, सब मिला के, उसी को सकल बोलेंगे। और शुद्ध मतलब कि उसमें कुछ शेषफल बचा हुआ है, शुद्ध। शुद्ध मतलब सब नहीं, शुद्ध मतलब जो शेषफल बचता है अंतिम फाइनल में, उसी को शुद्ध बोलते हैं। समझे। देखिए सकल में और शुद्ध में क्या अंतर है। सकल माने कुल मिला के, तो जब कोई उत्पादक ना उत्पादन प्रक्रिया को शुरू करता है
तो प्रथम अवस्था में जो मशीन लगाता है, उपकरण यानी पूंजीगत यंत्र, पूंजीगत यंत्र मतलब मशीन हो गया, उपकरण हो गया, तो उसका उत्पादन में लगातार प्रयोग होते होते ना उसका कुछ पार्ट क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो अंतिम में बाद में जो उत्पादन हो रहा है ना वो पहले की तुलना में कम होता है। पहले जो हम मशीन लगाए थे, उपकरण लगाए थे, जब उसका कुछ पार्ट क्षय नहीं हुआ था, नष्ट नहीं हुआ था, तब हो रहा था कुल उत्पादन, उसको बोलेंगे सकल उत्पादन। लेकिन उसका लगातार प्रयोग होते होते उसका कुछ पार्ट क्षय हो गया, कुछ पार्ट टूट फूट गया, नष्ट हो गया, तो अब जो उत्पादन होगा बाद में वो कम होगा। यानी कुछ मशीन का पार्ट क्षय हो गया, मशीन धीरे धीरे काम करेगा, मशीन घिस गया, यानी सकल पहले था उसमें कुछ घिसावट बय हो गया, यानी मशीन का कुछ पार्ट टूट फूट गया, नष्ट हो गया, तो अब कुल उत्पादन या सकल उत्पादन में कुछ कमी आ जाएगा, उस कमी को बोलेंगे मूल्य ह्रास। यानी मशीन को आप बेचेंगे तो उतना दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि मशीन का कार्य करने का क्षमता घट गया, उसका कुछ पार्ट धीमा काम कर रहा है, कुछ पार्ट टूट फूट गया, उसको बोलेंगे घिसते घिसते बय हो गया, घिसावट बय, उसको बोलेंगे मूल्य ह्रास, क्योंकि उत्पादन में कुछ कमी आ गया। ठीक है, अब मूल्य में कुछ कमी आ गया, तो सकल में जब वही घिसावट बय जो घिसते घिसते बय हो गया, मूल्य ह्रास को घटा देंगे, तो अब जो शेषफल बचेगा उसी का नाम शुद्ध होगा। यानी शुद्ध में घिसावट बय शामिल नहीं रहता है, सकल में घिसावट बय शामिल रहता है, समझे। घरेलू मतलब घरेलू सीमा के अंदर, और राष्ट्र मतलब घरेलू प्लस विदेश वाला एड रहेगा। ठीक है, आगे समझिए बाजार कीमत पर और साधन लागत पर, इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए बाजार कीमत पर कोई वस्तु बिकता है ना तो टैक्स शामिल रहता है, और टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए लोगों का आय संपत्ति पर सरकार जो टैक्स लगाता है उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, क्योंकि वो जिस पे लगता है वही लोग चुकाता है, उसको दूसरे पे हम टाल नहीं सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आय संपत्ति जिसका है उसी को टैक्स देना पड़ेगा, उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। लेकिन वस्तु सेवा पर टैक्स लगता है अप्रत्यक्ष कर, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जिस पे लगता है वो न चुका करके वो दूसरे पे ढकेल देता है, दूसरा से लेकर के सरकार को टैक्स देता है, उसको बोलेंगे वस्तु सेवा पर लगाया गया इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर, समझे। तो बाजार कीमत पर जितना वस्तु सेवा खरीद बिक्री हो रहा है सब पर टैक्स लगता है, यानी बाजार कीमत पर जो वस्तु सेवा है उसमें टैक्स इंक्लूड है, टैक्स शामिल है। अब समझिए साधन लागत पर क्या होता है, बोलिए। फैक्ट्री में जब हम उत्पादन करते हैं तो बहुत तरह का साधन लगाते हैं, जमीन, बिल्डिंग, मशीन, कच्चा माल, पूंजी, ठीक है, लगाते हैं। तो फैक्ट्री में ना ये शामिल रहेगा कि हम कोई उत्पादन किए, कोई वस्तु बनाए तो उसमें कितना साधन लगाएं, कितना जमीन, कितना बिल्डिंग, कितना मशीन, कितना कच्चा माल, कितना पूंजी, कितना लेबर, तो उसी का लागत इंक्लूड रहेगा, टैक्स शामिल नहीं होगा। वही फैक्ट्री का सामान जब मार्केट जाता है तो टैक्स जुड़ जाता है। यानी साधन लागत पर मतलब सिर्फ साधन का लागत शामिल है, जैसे भूमि या बिल्डिंग का भाड़ा है, लेबर का मजदूरी है, कच्चा माल का दाम है, पूंजी का ब्याज है, मालिक का लाभ है, यही सब है। ठीक है, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, यही सब रहेगा साधन लागत पर। लेकिन जैसे ही फैक्ट्री का सामान चल जाएगा मार्केट तो मार्केट में टैक्स जुड़ जाएगा, क्योंकि सरकार टैक्स लेगी। तो जब कंपनी सरकार को टैक्स देती है तो वो टैक्स कंपनी जनता से ले लेती है, तो जनता से ले रही है फिर सरकार को दे रही है कंपनी, यानी कंपनी अपना घर से नहीं दे रही है, लग रहा है कंपनी पे, लेकिन कंपनी हम लोग से लेकर के और दुकानदार लोग से, कस्टमर लोग से लेकर के दे रही है। तो बोलिए लगा टैक्स कंपनी पे, लेकिन वो हम लोग से, दूसरे लोगों से लेकर के सरकार को दे रहा है, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। सरकार को डायरेक्ट नहीं दिया, दूसरे से लेके दिया ना, तो वस्तु सेवा पर लगता है अप्रत्यक्ष कर। तो जब वस्तु बाजार जाएगा, बाजार कीमत पर बिकने के लिए, तो उसमें टैक्स इंक्लूड रहेगा। लेकिन वस्तु फैक्ट्री में है तो सिर्फ साधन का लागत शामिल होगा कि हम वस्तु बनाने में, उत्पादन करने में कितना साधन लगाए हैं, समझे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना बात समझ गए ना, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा, बस यही समझना था। ठीक है, कि बाजार कीमत पर टैक्स शामिल रहेगा, साधन लागत पर सिर्फ साधन का लागत शामिल रहेगा कि वस्तु उत्पादन करने में कितना साधन लगाए हैं, उस पर कितना खर्चा हुआ है, समझे। सकल में घिसावट व्यय शामिल है, शुद्ध में घिसावट व्यय जो घिसते घिसते क्षय नष्ट हो गया वो शामिल नहीं है। यानी सकल में घिसावट व्यय को माइनस कर दीजिए, जो बच्चा शेषफल उसी को शुद्ध बोलेंगे। घरेलू में सिर्फ घरेलू क्षेत्र का उत्पाद शामिल होगा, और राष्ट्र में घरेलू प्लस विदेश वाला दोनों एड रहेगा, शामिल रहेगा दोनों, समझे। चलिए
आगे देखिए आपको सारा बात समझ में आएगा, लेकिन वीडियो देखिएगा अंतिम तक, तब समझ में आएगा। वीडियो देखना पड़ेगा आपको अंतिम तक, क्योंकि ये टॉपिक सबके बस का बात नहीं है। ये टॉपिक बहुत किसी को समझ में नहीं आता है, बहुत को समझा भी नहीं सकता है। समझे? आपको हम समझा देंगे बढ़िया से, आसान तरीके से, ट्रिक से। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना पड़ेगा अंतिम तक, तब समझ में आएगा। बुझे नहीं बुझे? ठीक है, चलिए देखिए पहला क्या है। पहला है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, हम लोग बोलते हैं जीडीपी शॉर्टकट में, लेकिन एमपी बोला जाता है। देखिए दो तरह का होता है, एक एमपी एक एफसी। एमपी मतलब मार्केट प्राइस पर, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट पर, यानी बाजार कीमत पर और साधन लागत पर। समझे? चलिए हम लोग अभी पहले पढ़ेंगे एमपी वाला। ठीक, जीडीपी एट एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या पढ़ेंगे इसको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, देखिए जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हिंदी में क्या हो जाएगा? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, मार्केट प्राइस एंड मार्केट प्राइस तो हो जाएगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। देखिए सकल घरेलू उत्पाद। अब बोलिए सकल माने क्या? कुल मिला के। घरेलू माने क्या? देश के बॉर्डर के भीतर, देश के घरेलू सीमा के अंदर। उत्पाद माने क्या? जो उत्पादक लोग जितना अंतिम वस्तु सेवा बना रहा है, मध्यवर्ती वस्तु नहीं, बीच का वस्तु नहीं, एकदम फाइनल गुड्स जिससे और कुछ नहीं बनेगा। तो उत्पादक लोग जितना अंतिम वस्तु सेवा बना रहा है उसको बाजार में बेचेगा, और बेच के जो बाजार मूल्य कमाएगा उसी का नाम जीडीपी हो जाएगा। तो बोलिए भारत में कोई भी सरकारी कामकाज का लेखा जोखा होता है, चाहे बजट का हो, चाहे राष्ट्रीय आय का हो, चाहे जनगणना हो, चाहे बैंक का हिसाब हो, वो होता है एक लेखा वर्ष में, यानी एक वित्तीय वर्ष में। कहां से कहां तक? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। याद रखिएगा भारत में वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, लेखा जोखा का जो वर्ष है, टाइम पीरियड क्या है? वार्षिक। वार्षिक मतलब 1 अप्रैल को शुरू होगा, 31 मार्च तक चलेगा, एक साल। समझे? तो बोलिए कैसे बोलिएगा? एक लेखा वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर उपस्थित सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। हो तो गया। बोले कैसे बोलिएगा? कोई भी लेखा जोखा इंडिया में एक वित्तीय वर्ष में, एक लेखा वर्ष में होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। हर देश का अलग अलग जीडीपी होगा, हर देश का अलग अलग लेखा वर्ष, वित्तीय वर्ष होगा। किसी का होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, किसी का 1 मई से क्या बोलता है 30 अप्रैल, सबका अपना अलग अलग है। समझे? देखिए तो इंडिया में क्या है वित्तीय वर्ष? 1 अप्रैल से 31 मार्च। कोई दिक्कत नहीं। तो बोलता है एक लेखा वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर, मैंने बॉर्डर के भीतर उपस्थित सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट एमपी कहा जाता है। समझे? यदि विदेश वाला भी कोई लोग इंडिया में आके रहा है तो भी इसमें इंक्लूड होगा। जो भी इंडिया में है, चाहे वो इंडिया का मूल निवासी है, चाहे विदेश से आके काम कर रहा है, वो भी ऐड होगा इसमें। बुझे? यानी जीडीपी में खाली ये मत समझिएगा कि देश के घरेलू सीमा के भीतर। देश के घरेलू सीमा में कौन है? चाहे वो इंडिया का लोग है, चाहे वो किसी देश का लोग है, इंडिया के अंदर में है कि नहीं, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। बात समझे? ठीक है, याद रखिएगा। तो एक लेखा वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर उपस्थित सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। बुझे? पढ़िए, एक लेखा वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर उपस्थित सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एट एमपी कहा जाता है। ठीक है, जीडीपी एट एमपी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जीडीपी एट एमपी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़िए। इसमें केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को ही शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती एवं पुरानी वस्तुओं के मूल्य को नहीं। याद रखिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव में कि जीडीपी में, जीएनपी में, राष्ट्रीय आय में किसको शामिल करते हैं? तो केवल नई मतलब अंतिम वस्तु सेवा जो नया फाइनल बना है, किसको शामिल नहीं करते हैं? तो मध्यवर्ती या पुरानी वस्तुओं का मूल्य को क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो आपको जीडीपी समझना होगा पहले, ये समझ में आ गया तो सब हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देश के घरेलू सीमा के अंदर जो भी है वो देश का निवासी है चाहे विदेश के निवासी है, देश के बॉर्डर के भीतर है कि नहीं,
तो बोलता है एक लेखा वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर उपस्थित सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट एमपी कहा जाता है। समझे, इसमें केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को ही शामिल किया जाता है, बल्कि मध्यवर्ती एवं पुरानी वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब समझना आपको क्या, अब समझना है जीएनपी एट एमपी। क्या समझना है? जीएनपी एट एमपी। बोलिए, जी से ग्रॉस, एन से नेशनल, सेकंड में एन आएगा तो नेशनल, फर्स्ट में आएगा तो नेट। समझे, शुद्ध। तो जी से ग्रॉस, एन से नेशनल, पी से प्रोडक्ट, एट मार्केट प्राइस। बोले हिंदी में क्या होगा? एट मार्केट प्राइस मतलब बाजार कीमत पर, ग्रॉस मतलब सकल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, यानी बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब बोलिए, वो था सकल घरेलू उत्पाद, यह है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। समझे? अब बोलिए, यहाँ पर खाली राष्ट्र का अंतर है, मतलब नेशनल का अंतर है। तो आपको नेशनल यानी राष्ट्र मतलब क्या समझाएं कि इसमें देश के बॉर्डर के भीतर घरेलू सीमा में जो भी उत्पादक अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर रहा है वो तो शामिल होगा ही, प्लस 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 विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये क्या होता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, दोनों को जोड़ देना है, उसी को बोलेंगे हम जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, जीएनपी एट एमपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब समझना होगा आपको कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय मतलब होता क्या है। देखिए, विदेश में साधन को निर्यात करके, मतलब बेच के, देश का साधन विदेश में बेच के, जैसे हम देश का लेबर काम करने विदेश जाता है, देश का कच्चा माल बेचते हैं विदेश में, ठीक है, पूंजी दिए उधार, जो भी चीज, ठीक है, पूंजी उधार दिए, लेबर काम करने गया, ठीक है, कच्चा माल बेचे, तो देश का साधन को विदेश में निर्यात करके, मैंने बेच के जो पैसा प्राप्त हुआ, अब देश को जरूरत भी पड़ता है, तो विदेश का जो लेबर काम करने यहां आया, ठीक, विदेश से कच्चा माल खरीदे, विदेश से पूंजी उधार लिए, तो विदेश को देना पड़ेगा पैसा, यानी विदेश से आयात किए हैं पूंजी, चाहे लेबर चाहे कच्चा माल खरीदे हैं तो देना पड़ेगा पैसा। तो क्या बोले, विदेश में साधन निर्यात करके, मैंने बेच के जो उससे आय प्राप्त हुआ, और विदेश से साधन खरीद के, मैंने आयात करके जो पैसा व्यय हुआ, उसी के अंतर को बोलेंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। यानी विदेश में साधन को निर्यात के बेच के, मान लीजिए 100 रुपया आया, 100 रुपया आय प्राप्त हुआ, और विदेश से जब साधन को आयात किए खरीदे तब 80 रुपया खर्च हो गया। तो बोलिए, देश का शुद्ध साधन आय कितना हुआ? विदेश से 20 रुपया हुआ, क्योंकि विदेश में साधन का निर्यात करके प्राप्त हुआ था 100, बेच के आय प्राप्त हुआ 100, विदेश से साधन का आयात करके, मैंने खरीद के पैसा खर्चा हो गया 80 रुपया। तो विदेश से शुद्ध साधन आय कितना प्राप्त हुआ? 20 रुपया, क्योंकि प्राप्त हुआ था 100, खर्चा हो गया 80, तो शुद्ध रूप में कितना प्राप्त हुआ? 20 रुपया। इसी को बोलेंगे हम लोग विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इसको बोलेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। याद रखिएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में क्या? NFIA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेट फैक्टर फ्रॉम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, एब्रॉड याद रखिएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हिंदी में क्या बोलेंगे? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। शॉर्टकट में क्या होगा? NFIA। याद रहेगा? तो क्या करना है बोलिए? जो देश के घरेलू सीमा के अंदर उपस्थित सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो बाजार मूल्य जीडीपी है, जो पहला वाला पढ़े जीडीपी, उसी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA को जोड़ देंगे, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को NFIA को जोड़ देंगे, हो जाएगा जीएनपी। पढ़िए, एक लेखा वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर उपस्थित सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य, इसका नाम क्या है? जीडीपी एट एमपी, जो पहला वाला पढ़े, तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA के जोड़ को सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एट एमपी कहा जाता है। समझे? तो बोलिए, अर्थात जीएनपी एट एमपी क्या हो जाएगा? बोलिए, जो जीडीपी एट एमपी है घरेलू सीमा वाला,
प्लस कर देंगे NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। समझे? अब बोलिए, यहां से निकालेंगे जीडीपी एट एमपी। जब जीडीपी एट एमपी को निकालेंगे तो ये चला आएगा इधर, क्या हो जाएगा माइनस, यानी जीएनपी एट एमपी माइनस NFIA। समझ में आया? यानी एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला अपने आप निकलेगा। यदि आप ये समझते हैं कि जीएनपी एट एमपी बराबर होता है जीडीपी एट एमपी प्लस NFIA, यानी घरेलू सीमा में उपस्थित सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य का जोड़ जीडीपी एट एमपी प्लस यानी तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेश में साधन बेच के, विदेश साधन खरीद के कितना शेषफल बचा शुद्ध रूप में, ठीक है, उसी को बोलेंगे NFIA। उसको जोड़ देंगे, हो जाएगा जीएनपी। अब निकालना है जीडीपी एट एमपी, जब इसको निकालेंगे ये आ जाएगा इधर, हो जाएगा माइनस, तो जीएनपी एट एमपी माइनस NFIA। कोई दिक्कत नहीं। यही सब समझना है कि जब डोमेस्टिक निकालेंगे घरेलू क्षेत्र में तो नेशनल में विदेश वाला हो जाएगा माइनस, और जब निकालेंगे नेशनल में तो डोमेस्टिक यानी घरेलू में विदेश वाला होगा प्लस, यानी ऐड हो जाएगा। बुझे? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और समझिए कि NFIA का जो मान होगा वह प्लस या तो माइनस दोनों हो सकता है। अब समझिए प्लस माइनस कैसे होगा। देखिए, ये प्लस कब होगा? जब विदेश में हम साधन का निर्यात किए, मैंने बेचे तो प्राप्त हुआ 100 रुपया, और जब विदेश से साधन हम आयात किए खरीदे तो खर्चा हो गया 80 रुपया। तो बोलिए, प्राप्त हुआ है ज्यादा, खर्चा हुआ है कम, माइनस करेंगे, इसी का नाम तो NFIA होता है। तो कितना आएगा? 20। देखिए 20 क्या आया? प्लस में आया ना। तो प्लस में कब आएगा? प्लस में तब आएगा जब अधिक निर्यात करेंगे और आयात कम कर देंगे। बेचेंगे ज्यादा, खरीदेंगे कम, तो आय अधिक प्राप्त होगा, खर्चा कम होगा, तो माइनस करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। अब समझिए माइनस में कब आएगा? जब हम विदेश में साधन का निर्यात करेंगे और आय प्राप्त होगा कम, और जब खरीदेंगे तो खर्चा हो जाएगा ज्यादा। मान लीजिए आय प्राप्त हुआ 80, खर्चा हो गया 100, तो बोले क्या आएगा? आएगा -20। तो NFIA का मान प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, याद रखिएगा। अब समझिए प्लस होने से क्या होगा और माइनस होने से क्या होगा, ठीक है? देखिए बढ़िया समझिएगा, प्लस होने से क्या होगा और माइनस होने से क्या होगा, समझिएगा। देखिए, जब NFIA प्लस होगा तो बोलिए क्या होगा? तब आपका जो GNP है जिसमें विदेश वाला एड रहता है वो बड़ा हो जाएगा GDP से, क्योंकि इसमें सिर्फ घरेलू है और इसमें घरेलू प्लस विदेशी है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? आपका नेशनल बड़ा होगा डोमेस्टिक से, क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है? आप समझिए, जब NFIA यदि माइनस में हो तो क्या होगा? यदि माइनस में है तो ऑटोमेटिक GNP हो जाएगा छोटा और GDP क्या हो जाएगा? बड़ा। क्योंकि यदि ये माइनस में है, देखिए GNP में होता क्या है? GNP में होता है GDP प्लस NFIA, तो GDP तो होगा ही इसमें, और NFIA प्लस में है, ऑटोमेटिक ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि NFIA माइनस में रहे, इसका वैल्यू नेगेटिव रहे, देखिए वैल्यू नेगेटिव रहे, तब क्या होगा? GNP में GDP प्लस NFIA होता है और ये NFIA माइनस है, ऑटोमेटिक इसका मान घट जाएगा, इसका मान बड़ा हो जाएगा। समझे? ये आपको ऑब्जेक्टिव देगा, प्लस होने से ये रिलेशन होगा, माइनस होने से ये रिलेशन होगा, याद रखिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए, एकदम बढ़िया समझिए। ये सब चीज सबके बस का बात नहीं है। हम क्या बोले, सबको समझा भी नहीं पाएगा और सबको समझ भी नहीं पाएगा। समझाने वाला और समझने वाला होना चाहिए, तब समझ पाइएगा। समझे? चलिए आगे देखिए, आगे है NNP एट MP। पहला N से नेट, दूसरा N नेशनल, तीसरा P से क्या? प्रोडक्ट, एट मार्केट प्राइस। बोलिए हिंदी क्या होगा? एट मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत पर। बोलिए, नेट मतलब शुद्ध, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद यानी बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है? अब समझिएगा बढ़िया से। देखिए NNP लिखे, क्या लिखे? NNP लिखे हैं। देखिए जरा सोचिए तो, NNP का रिलेशन किससे हो सकता है? ठीक है, GDP से हो सकता है कि GNP से हो सकता है? जरा सोचिए। देखिए, अरे भाई ये तो डोमेस्टिक है, घरेलू क्षेत्र, ये ना नेशनल है, राष्ट्र क्षेत्र, तो नेशनल का रिलेशन नेशनल से होगा, डोमेस्टिक से नहीं होगा, याद रखिएगा। NNP का रिलेशन GNP से होगा, क्योंकि नेशनल है तो नेशनल का दोस्ती नेशनल से, राष्ट्र से होगा, थोड़ा घरेलू डोमेस्टिक से होगा। याद हो गया? क्लियर? आप समझिएगा कि हमको निकालना क्या है? NNP एट MP। इसका संबंध किससे बोले? GNP एट MP से इसका रिलेशन होगा, क्योंकि ये नेशनल है, ये भी नेशनल है।
ठीक है, देखिए बाकी तो सब मिल गया, खाली कौन नहीं मिला, एन नहीं मिला और जी नहीं मिला, एन नहीं मिला। अब बोलिए जी मैंने क्या, ग्रॉस यानी सकल, सब मिला के टोटल, और एन मैंने क्या, नेट यानी शुद्ध। तो आपको बोलिए पहले हम क्या समझाएं कि सकल माने क्या होता है, कि उत्पादन प्रक्रिया जब शुरू किए थे, जो पूंजीगत उपकरण मशीन औजार लगाए थे, तब कितना टोटल उत्पादन हुआ था, तो उसको बोलेंगे ग्रॉस। लेकिन वो तो बरकरार नहीं रहेगा, क्योंकि पूंजीगत यंत्र मशीन औजार लगातार यूज करते करते घिसते रहेगा, प्रयोग करते करते कुछ पार्ट क्षय नष्ट हो जाएगा, यानी कुल उत्पादन में कुछ कमी आ जाएगा, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पादन में जीएनपी में कुछ कमी आएगा, कुछ घिसावट व्यय, घिसते घिसते व्यय हो गया, यानी मूल्य ह्रास हो गया, मूल्य में कुछ कमी आएगा। अब जो उत्पादन होगा उसको बेचेंगे ना, तो वो उत्पादन का मूल्य पहले के जैसा नहीं आएगा, पहले से कुछ कम मूल्य आएगा, जितना कम हो गया वो घिसते घिसते व्यय हो गया, मशीन का कुछ पार्ट माने पार्ट पुर्जा क्षय हो गया, नष्ट हो गया, उसको बोलेंगे घिसावट व्यय यानी मूल्य ह्रास। समझे, तो वही मूल्य ह्रास को, घिसावट व्यय को माइनस कर दीजिए, घिसावट व्यय को माइनस कर दीजिए, अब जो बचेगा शेषफल उसी का नाम नेट हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एनएनपी का संबंध जीएनपी से होगा। ग्रॉस में जब घिसावट व्यय या मूल्य ह्रास बोल सकते हैं, मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा शुद्ध। समझे, चलिए पढ़िए। उत्पादन प्रक्रिया में पूंजीगत उपकरणों का लगातार प्रयोग होने के कारण उनका कुछ भाग क्षय या नष्ट हो जाता है, जिससे सकल राष्ट्रीय उत्पादन मतलब जीएनपी एट एमपी में कुछ कमी आ जाती है, जिसे घिसावट व्यय या मूल्य ह्रास कहा जाता है। समझे, पूंजीगत उपकरण में क्या, मशीन, ठीक है, मशीन बोल सकते हैं, उपकरण बोल सकते हैं, ठीक है, औजार बोल सकते हैं, औजार बोल सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। अतः बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीएनपी एट एमपी में से घिसावट व्यय को घटा देने पर, ठीक है, घिसावट व्यय को मूल्य ह्रास को घटा देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट एमपी प्राप्त होता है। अर्थात एनएनपी एट एमपी क्या होगा, जीएनपी एट एमपी माइनस घिसावट व्यय हो गया, यानी ग्रॉस में जब घिसावट व्यय को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा नेट, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ लिए। अब समझिए यहां से निकालेंगे जीएनपी एट एमपी, तो या जीएनपी एट एमपी क्या होगा बोलिए, जब इसको निकालेंगे ये आ जाएगा इधर, जब ये माइनस है इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो एनएनपी एट एमपी प्लस घिसावट व्यय हो गया, यानी एक फॉर्मूला से दूसरा अपने आप आएगा, अपने आप। आप खाली एक समझिए कि जब नेट को निकालेंगे, शुद्ध निकालेंगे, शुद्ध तो सकल में यानी ग्रॉस में घिसावट व्यय मूल्य ह्रास को माइनस करेंगे, तो बोलिए जब निकालेंगे ग्रॉस को, जब ग्रॉस निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका इधर, तो माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, एनएनपी एट एमपी प्लस घिसावट व्यय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए। देखिए ये समझ गए तो आपको चौथा चीज आराम से समझ में आएगा, आराम से पढ़िए। एनडीपी एट एमपी, तो पहला एन क्या होता है, नेट, दूसरा एन नेशनल। समझे, पहला एन नेट, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट, एट मार्केट प्राइस, हिंदी में क्या होगा, एट मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत पर। बोलिए नेट यानी शुद्ध, डोमेस्टिक यानी घरेलू, प्रोडक्ट यानी उत्पाद मतलब बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक, यानी एनडीपी एट एमपी। अब बोलिए आप ही लोग बोलिएगा कि एनडीपी का संबंध किससे होगा, एनडीपी एट एमपी का संबंध किससे होगा, जीडीपी एट एमपी से होगा कि जीएनपी एट एमपी से होगा, बोलिए, दिमाग लगाइए। अब देखिए डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक माने घरेलू, तो घरेलू का संबंध थोड़ा नेशनल से होगा भाई, डोमेस्टिक का संबंध डोमेस्टिक से होगा, मतलब एनडीपी का रिलेशन किससे होगा, जीडीपी एट एमपी से होगा। यही सब बात समझना है कि किसको किससे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बुझे कि नहीं बुझे। तो डोमेस्टिक का रिलेशन नेशनल से नहीं होता है, डोमेस्टिक का डोमेस्टिक से होगा ना, घरेलू का घरेलू से होगा। तो बोलिए यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी में क्या करेंगे, बोलिए, बोलिए ग्रॉस है यानी सकल है, सकल में सब मिला के होता है, और नेट मैंने क्या शुद्ध है, तो जब पहले उत्पादन हो रहा था वो सकल था, वो कुल था, उसको बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। लेकिन पूंजीगत उपकरण का लगातार प्रयोग करते करते उसका कुछ भाग या कुछ पार्ट क्षय नष्ट हो जाता है, जिससे सकल उत्पादन में कुछ कमी आ जाती है, उसी को माइनस कर दीजिए, जो कमी आया घिसावट व्यय, घिसते घिसते व्यय मूल्य ह्रास हो गया, उसको माइनस कीजिए, जो बचेगा वही तो शुद्ध होगा, वही शेषफल हो गया, नेट यानी शुद्ध। क्या कीजिएगा, माइनस घिसावट व्यय, माइनस कीजिए क्या, घिसावट व्यय, हो गया आपका, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए
बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट एमपी में से घिसावट व्यय को घटा देने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एट एमपी प्राप्त होता है। अर्थात एनडीपी एट एमपी क्या होगा बोलिए? तो एनडीपी का संबंध जीडीपी से, जीएनपी से नहीं, क्योंकि ये डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक रिलेशन डोमेस्टिक से होगा, घरेलू का घरेलू से और नेशनल का नेशनल से। तो एनएनपी का होगा जीएनपी से, राष्ट्र का राष्ट्र से। यहाँ पर एनडीपी है तो होगा जीडीपी माइनस क्या? घिसावट व्यय, यानी ग्रॉस में घिसावट व्यय माइनस कर दीजिए, हो जाएगा नेट। अब बोलिए, या जीडीपी एट एमपी निकालेंगे, जब इसको निकालेंगे ये आ जाएगा आपके इधर, तो माइनस क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस। एनडीपी एट एमपी प्लस क्या हो जाएगा? घिसावट व्यय। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत है बोलिए? कोई दिक्कत नहीं है, खाली समझिए बढ़िया से। चलिए अब जितना पढ़े उसको करेंगे रिवाइज, ठीक है? अब रिवाइज करना है, ठीक? देखिए रिवाइज करेंगे हम लोग, बढ़िया समझिएगा। देखिए पहले क्या पढ़े थे हम लोग? जीडीपी एट एमपी, ठीक है? तो ये क्या है? डोमेस्टिक है, माने घरेलू है। इसी में जोड़ देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एनएफआईए, ठीक है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे। तो बोलिए जब डोमेस्टिक में जोड़ेंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, क्या बन जाएगा? नेशनल। ग्रॉस तो ग्रॉस रहेगा ही, खाली क्या बनेगा? डोमेस्टिक बन जाएगा नेशनल। जीएनपी एट एमपी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होगा ही नहीं, हम पढ़ाएंगे दिक्कत होगा? हो ही नहीं सकता है। आगे चलिए, अब देखिए क्या है? ग्रॉस है मतलब सकल है। सकल में धीरे धीरे उत्पादन करते करते कुछ कमी आता है, क्योंकि पूंजीगत उपकरण मशीन औजार में टूट फूट होता है, तो कुल उत्पादन में कुछ कमी आ जाती है सकल में, ठीक है? जो कमी आया उसका नाम क्या होता है? घिसावट व्यय। घिसावट व्यय उसी को बोलते हैं मूल्य ह्रास। देखिए लिख दे रहे हैं, उसी को बोलेंगे मूल्य ह्रास। उसको माइनस कर दीजिए, बोलिए क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा क्या? जो ग्रॉस था ग्रॉस, उसका नेट बन जाएगा शुद्ध, बाकी सब सेम रहेगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए, अब देखिए ये क्या है? ये आपका क्या है? नेशनल है। राष्ट्रीय है तो राष्ट्र में घरेलू प्लस विदेश वाला एड रहता है एनएफआईए। उसी एनएफआईए को क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए। एनएफआई क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो बोलिए जब नेशनल में विदेश वाला निकल जाए क्या बचेगा? बचेगा घरेलू, सिर्फ डोमेस्टिक बचेगा। तो ई तो एंड रहेगा, हम इसको चेंज किए तो चेंज हो जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी हो जाएगा। देखिए सब निकल गया। देखिए अभी और निकलेगा। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ बढ़िया समझिएगा। देखिए इससे ये निकल जाएगा। कैसे? देखिए क्या है? ग्रॉस, और ये क्या है? नेट। बाकी तो सब मिल रहा है। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, सब तो मिल रहा है। खाली क्या नहीं मिल रहा है? एन और जी नहीं मिल रहा है। तो बोले ग्रॉस में क्या होता है? सकल, सब मिला के। और नेट में क्या है? शुद्ध, ठीक है? तो शुद्ध में जब घिसावट व्यय को जोड़ देंगे, क्या करेंगे? घिसावट व्यय को जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? आपका सकल बन जाएगा। और जब इससे निकालिएगा ये वाला, जब इससे निकालिएगा ये वाला, निकालिएगा इससे निकालिएगा ये वाला, तब क्या कीजिएगा? तब क्या कीजिएगा? घिसावट व्यय को क्या कीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। माइनस कर दिए घिसावट व्यय, ठीक है? क्योंकि ग्रॉस में घिसावट व्यय को माइनस करते हैं तब नेट निकलता है, और जब नेट से निकालेंगे ग्रॉस तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। हो गया, सब समझिए। बोलिए ये आपका रिवीजन हो गया क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, आगे बढ़िए। देखिए अब क्या पढ़ना है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी। क्या बोलेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी शॉर्ट में होगा एनआईटी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। आपको हम पहले ही समझा दिए कि सरकार वस्तुओं एवं सेवाओं पर हम लोगों से, कंपनियों से क्या लेती है? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। पहले लगाता है सरकार कंपनी पे टैक्स, कंपनी लेता है दुकानदार लोगों से, दुकानदार लेता है कस्टमर लोगों से। तो बोलिए सरकार पहले टैक्स लगाया किस पे था? कंपनी पे। कंपनी किससे लिया? होलसेल दुकानदार, मतलब बड़ा दुकानदार से। उ लिया छोटका दुकानदार से, उ लिया ग्राहक से। यानी लगाया टैक्स कंपनी पे, लेकिन ले रहा है दुकानदार, ले रहा है वो, ले रहा है वो। तो बोलिए इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, यानी लग रहा है किसी और पे, दे रहा है कोई और। कस्टमर दे रहा है, लगा था कंपनी पे, लगा था दुकानदार, लगा था किसी और पे, चुका रहा है कोई और। इसी को बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जो जिस पे लगता है वह न चुका करके दूसरे पे ट्रांसफर कर देता है, दूसरों से लेके चुकाता है। तो वस्तुओं सेवाओं पर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी बोलते हैं। समझे? याद रखिएगा, भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखिएगा।
वस्तु एवं सेवा कर। तो सरकार जो वस्तु एवं सेवा कर लगाता है उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, जो जिस पे लगता है वह न चुका करके दूसरों से लेकर चुका दूसरे पे ट्रांसफर कर देता है, उसी का नाम दिया इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, लेकिन सरकार बदले में कुछ देता भी है, उसको बोलेंगे आर्थिक सहायता, जैसे छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अनाज, ठीक है, गैस का सब्सिडी, ठीक है, किसान को मिलता है सब्सिडी, उसको बोलेंगे आर्थिक सहायता। तो सरकार को लोग क्या दिया, वस्तु सेवा पर दिया अप्रत्यक्ष कर, मैंने इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार बदले में क्या दिया, आर्थिक सहायता, हस्तांतरण भुगतान, मतलब सब्सिडी, गैस में सब्सिडी, किसान को देगा सब्सिडी, ठीक है, छात्रवृत्ति है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, उपहार है, अनुदान है। तो सरकार को हम लोग वस्तु सेवा पर दिए अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स, और सरकार बदले में देता है सब्सिडी, आर्थिक सहायता, उसको माइनस कर दीजिए, हो जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। यानी सरकार को हम टैक्स दिए अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स 100 रुपया, और सरकार हमको वापस कर दिया 40 रुपया, तो हमको रियल टैक्स कितना देना पड़ा, 60 रुपया, उसी का नाम है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध मैंने क्या कि जरूर इसमें टोटल में से कुछ माइनस होगा, हो जाएगा शुद्ध, समझे। चलिए, सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया गया अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स तथा बदले में लोगों को दी गई आर्थिक सहायता, उपहार यानी अनुदान, इसी को बोलेंगे सब्सिडी। क्या बोलेंगे इसको, सब्सिडी के अंतर को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अर्थात शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर कितना दिए और सरकार कितना अनुदान दिया, उपहार दिया, आर्थिक सहायता किया, सब्सिडी दिया, उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, पहले समझिए शुद्ध लाभ क्या होता है। मान लीजिए ये कलम बेच के हमको 10 रुपया लाभ होता है, लेकिन हमको 2 रुपया इसमें हानि हो गया, मान लीजिए कोई चीज टूट गया, फूट गया, हमको 2 टका एक्स्ट्रा पैसा लग गया, तो 10 टका लाभ हुआ और 2 टका हानि हो गया, तो रियल लाभ क्या टका है, 8 रुपया, तो 8 रुपया का शुद्ध लाभ। उसी तरह शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है, सरकार को हम वस्तु सेवा में टैक्स दिए 100 रुपया, सरकार हमको दे दिया सब्सिडी, वापस कर दिया आर्थिक सहायता 40 रुपया, तो रियल टैक्स क्या रुपया हुआ, 60 रुपया हुआ ना, उसको बोलेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। समझे। अब समझिए ये हम क्यों पढ़ाए हैं। देखिए, जब बाजार कीमत से अब साधन लागत में जाइएगा या साधन लागत से बाजार कीमत में आइएगा ना, तो आपको इसका जरूरत पड़ेगा, यही प्लस माइनस होता है। समझिए, देखिए कैसे होता है, देखिए आपको समझा रहे हैं। देखिए अब समझिए 4 चीज, आपको अब 4 चीज नया मिलेगा, ठीक है। देखिए नया क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अब जीडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत पर। फिर क्या मिलेगा, जीएनपी एट एफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर क्या मिलेगा, एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर क्या मिलेगा आपको 4 नंबर में, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट एफसी, ठीक है। अब ये सब निकलेगा कैसे, तो बोलिए हम लोग अभी क्या क्या पढ़े हैं, जो जो पढ़े हैं उसी को लिखना है। तो जीडीपी एट एफसी निकालना है, तो ये जीडीपी एट एमपी से निकलेगा। जीएनपी एट एफसी निकालना है, तो जीएनपी एट एमपी से निकलेगा। एनडीपी एट एफसी निकालना है, तो एनडीपी एट एमपी से निकलेगा। एनएनपी एट एफसी निकालना है, तो एनएनपी एट एमपी से निकलेगा। बुझे। अब कैसे निकलेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोलिए एफसी मैंने क्या, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर। आपको हम पहले ही समझाएं कि उत्पादक जो फैक्ट्री में उत्पादन करता है नई नई वस्तुओं का, तो उसमें साधन लगता है, जमीन, बिल्डिंग, मशीन, कच्चा माल, पूंजी, लेबर, है कि नहीं, तो उस पर उसको पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो उसी का नाम साधन लागत पर है, ठीक है। अब बोलिए एमपी मैंने क्या, बाजार कीमत पर, मार्केट प्राइस पर। तो मार्केट प्राइस पर क्या होता है, बोलिए टैक्स शामिल रहता है, और फैक्टर कॉस्ट साधन लागत पर, तो फैक्ट्री में टैक्स शामिल नहीं रहता है। तो बोलिए हमको एफसी में निकालना है एमपी से, तो एफसी में टैक्स शामिल नहीं होगा, एमपी में टैक्स शामिल होगा। तो बोलिए एमपी से एफसी कैसे निकलेगा, माइनस कर दीजिए क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दीजिए, आपका एफसी निकल जाएगा, क्योंकि एफसी में टैक्स शामिल नहीं होता है, ठीक है। माइनस कीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस कीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस कीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बात समझिए कि जो भी एफसी में निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट पे, साधन लागत फैक्ट्री में, वहां टैक्स शामिल नहीं रहता है। तो मार्केट प्राइस में टैक्स शामिल है,
उसी में टैक्स को निकाल दीजिए, शुद्ध और प्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल दीजिए, हो गया, माइनस कर दीजिए सब में। जीडीपी एट एमपी माइनस एनआईटी हो गया जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी माइनस एनआईटी हो गया जीएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी माइनस एनआईटी हो गया एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी माइनस एनआईटी हो गया एनएनपी एट एफसी। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए कि यदि आपको एफसी दिया रहे तो एमपी कैसे निकालिएगा। ये एमपी दिया है, एफसी निकालें। अब एफसी दिया रहेगा तो एमपी कैसे निकालेंगे, देखिए बढ़िया समझिएगा, ठीक है। देखिए बढ़िया समझिए, इसको आपको समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है। वीडियो क्या बोले, अंतिम तक देखिए, आपको सब समझ में आएगा। बोलेगा देखेंगे आधा अधूरा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, नया नया तरीका ट्रिक खोजना पड़ रहा है कि आप कैसे जल्दी आसान तरीके से समझिए, क्योंकि अब समय नहीं है, एग्जाम नजदीक है। देखिए देखिए अब फैक्ट्री में है, फैक्ट्री का सामान कहाँ जाएगा, मार्केट, बिकने के लिए। देखिए जीडीपी एट एफसी है तो उससे निकालेंगे जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी है तो निकालेंगे जीएनपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी है निकालेंगे एनडीपी एट एमपी, ठीक है। एनएनपी एट एफसी निकालेंगे एनएनपी एट एमपी। बढ़िया समझिएगा कैसे निकलेगा। तो फैक्ट्री का सामान में टैक्स शामिल नहीं है, जैसे सामान मार्केट पहुंचता है तो टैक्स जुड़ जाता है, सरकार का नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध और प्रत्यक्ष कर जुड़ जाता है, जोड़ दीजिए, प्लस एनआईटी हो गया, प्लस एनआईटी, ठीक है, हो गया, प्लस एनआईटी हो गया, प्लस एनआईटी हो गया। बोलिए कितना आसान है, समझिए कितना आसान है, समझिए समझिए कि फैक्ट्री में जीडीपी एट एफसी में एनआईटी को जोड़ दीजिए, टैक्स को जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी में टैक्स जोड़िए एनआईटी हो जाएगा जीएनपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी में टैक्स जोड़िए एनआईटी हो जाएगा एनडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी में टैक्स जोड़िए हो जाएगा एनएनपी एट एमपी। कोई दिक्कत है, ये बात समझ में आ गया ना, तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। देखिए आपको अब चार चीज मिलेगा नया, ठीक है। अभी तक हम लोग एमपी में थे मार्केट प्राइस में, अब चल जाएंगे एफसी में, ठीक है। देखिए जीडीपी एट एफसी, ये सब दुमका का मास्टर कहीं का मास्टर नहीं पढ़ाता है, समझे, जानवे नहीं करेगा, मास्टर नहीं जानेगा तो बच्चा क्या पढ़ाएगा, समझे। खाली पढ़ाएगा चार चीज, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस पर यानी एमपी पर। एफसी वाला पढ़ावे नहीं करता है, जानता ही नहीं है, सकेगा ही नहीं पढ़ाने, समझे। तो जीडीपी एट एफसी क्या होगा बोलिए, तो जी से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस नहीं होगा, होगा फैक्टर कॉस्ट, यानी बोलिए एट फैक्टर कॉस्ट माने क्या, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद हो गया। अब बोलिए एफसी वाला कैसे निकलेगा, तो एमपी वाला में टैक्स को देंगे घटा के, एफसी वाला निकल जाएगा, यही तो है। पढ़िए, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट एमपी में से शुद्ध और प्रत्यक्ष कर यानी एनआईटी, ठीक है, एनआईटी को घटाने पर साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट एफसी प्राप्त होता है। यानी आपको अर्थात जीडीपी एट एफसी प्राप्त करना है तो जीडीपी एट एमपी, देखिए जीडीपी जीडीपी खाली यहाँ एमपी और यहाँ एफसी है, तो एमपी से निकालेंगे एफसी ना, तो माइनस करना पड़ेगा शुद्ध और प्रत्यक्ष कर, मतलब एनआईटी माइनस करना पड़ेगा, समझे। अब बोलिए या हमको जीडीपी एट एमपी निकालना है तो ये वाला कहाँ जाएगा, इधर। हम लोग बार बार यही तरीका कर रहे हैं कि जब इधर वाला आएगा इधर, दाएं वाला आ जाएगा बाएं, तो माइनस क्या बन जाएगा, हो जाएगा प्लस। देख लीजिए जीडीपी एट एमपी क्या हो गया, जीडीपी एट एफसी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस शुद्ध और प्रत्यक्ष कर यानी एनआईटी, समझे, हो गया क्लियर। एक पढ़िए, आपको एक ऐसे मिल जाएगा, बाय वन गेट वन फ्री है, एक लीजिए एक फ्री मिलेगा, समझे। आगे चलिए, आगे देखिए, देखिए आगे है जीएनपी एट एफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। बोलिए कैसे निकलेगा, अरे वही तरीका तो है, बार बार वही लिखेंगे कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एट एमपी में से शुद्ध और प्रत्यक्ष कर यानी एनआईटी को घटाने पर साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एट एफसी प्राप्त होता है। अर्थात जीएनपी एट एफसी क्या हो जाएगा, जीएनपी एट एमपी माइनस शुद्ध और प्रत्यक्ष कर। अब जब निकालेंगे जीएनपी एट एमपी, ठीक है, तो बोलिए जब इसको निकालेंगे ये आ जाएगा इधर, तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए जीएनपी एट एफसी प्लस शुद्ध और प्रत्यक्ष कर, सब एक जैसा है, समझे। फैक्ट्री में निकालना है, फैक्ट्री में टैक्स शामिल नहीं होगा, माइनस रहेगा टैक्स, एनआईटी रहेगा माइनस, एनआईटी क्या रहेगा, माइनस रहेगा, समझे।
और जब निकालेंगे मार्केट प्राइस में, तो मार्केट प्राइस में क्या होता है, फैक्ट्री का सामान जब जाएगा मार्केट तो टैक्स जुड़ जाएगा, इसलिए टैक्स जुड़ गया है। अब फैक्ट्री में टैक्स शामिल ही रहता है, फैक्ट्री का सामान जाएगा मार्केट तब टैक्स जुटेगा, समझे। आगे चलिए, आगे पढ़िए। एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। बोलिए क्या होगा, उसी तरीके से होगा कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एट एमपी में से शुद्ध और प्रत्यक्ष कर एनआईटी को घटा देने पर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एट एफसी प्राप्त होता है। अर्थात एनडीपी एट एफसी क्या हो जाएगा, एनडीपी एट एमपी माइनस शुद्ध और प्रत्यक्ष कर, सब एक जैसा है, एकदम चारों एक जैसा है। यदि आप एमपी वाला पढ़े हैं उसमें टैक्स को घटा दीजिए, एफसी निकल जाएगा। यदि एफसी पढ़े हैं टैक्स को जोड़ दीजिए, एमपी निकल जाएगा, समझे। चलिए या बोलिए, जब निकालेंगे एनडीपी एट एमपी तो यह आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा एनडीपी एट एफसी प्लस हो जाएगा, इधर आएगा हो जाएगा प्लस, प्लस शुद्ध और प्रत्यक्ष कर, समझे। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए। एनएनपी एट एफसी, ठीक है, क्या बोला, एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। बोलिए साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। कैसे निकलेगा बोलिए, एनएनपी एट एफसी निकालना है तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट एमपी में से शुद्ध और प्रत्यक्ष कर यानी एनआईटी को घटा देने पर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट एफसी प्राप्त होता है। अर्थात एनएनपी एट एफसी क्या होगा, एनएनपी एट एमपी माइनस क्या होगा, शुद्ध और प्रत्यक्ष कर यानी क्या, एनआईटी। ठीक, कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। जब निकालेंगे एनएनपी एट एमपी, ये आ जाएगा इधर तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एनएनपी एट एफसी माइनस हो जाएगा प्लस शुद्ध और प्रत्यक्ष कर। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होगा ही नहीं भाई, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे जितना पढ़े उसको करेंगे रिवाइज, फिर से रिवाइज करेंगे। चलिए अब एक चीज लेंगे सब निकाल देंगे, एक चीज से सब निकल जाएगा। देखिए देखिए से निकलेगा, बढ़िया से देखिएगा। देखिए हम लोग कहानी कहां शुरू किए थे, जीडीपी एट एमपी से, ठीक है। ये क्या है, डोमेस्टिक माने घरेलू, इसमें जोड़ दीजिए एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो बोलिए डोमेस्टिक क्या बन जाएगा, नेशनल। बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ डोमेस्टिक क्या बनेगा, नेशनल। तो जी एन पी एट एम पी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिए ये क्या है, ग्रॉस यानी सकल, तो सकल में घिसावट व्यय को घटा देंगे। मूल्यह्रास, जो मूल्यह्रास हो गया, घिसते घिसते पूंजीगत उपकरण क्षय हो गया, नष्ट हो गया, घिसावट व्यय उसको माइनस कर दीजिए, घिसावट व्यय को माइनस कर दीजिए, घिसावट व्यय कर दिए माइनस, क्या बन जाएगा बोलिए, तो जी क्या बन जाएगा, एन यानी ग्रॉस बन जाएगा, नेट बाकी सब सेम रहेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। आगे चलिए देखिए बढ़िया से, बढ़िया से देखिएगा। पी क्या बोलिए, नेशनल है तो नेशनल में डोमेस्टिक प्लस एनएफआई होता है, विदेश वाला एड रहता है, माइनस कीजिए उसको, माइनस एनएफआई माइनस कर दीजिए। तो जब नेशनल में माइनस कर देंगे विदेश वाला तो क्या निकल जाएगा, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक निकलेगा। तो नेट तो नेट रहेगा ही, खाली नेशनल क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। चलिए हो गया क्लियर, ये चारों चीज पहले भी देखे थे, ठीक है। अब देखेंगे नया, ये तो एमपी वाला हुआ, अब देखेंगे एफसी वाला, ठीक है। बढ़िया समझिएगा, देखिए यही मार्केट प्राइस में माइनस कर दीजिए, माइनस क्या, एनआईटी, माइनस कीजिए एनआईटी टैक्स को। तो बोलिए जब मार्केट प्राइस में टैक्स घटेगा क्या बन जाएगा, रहेगा एनडीपी, रहेगा एनडीपी, ठीक याद रखिएगा, क्या रहेगा, एनडीपी ही रहेगा, एनडीपी रहेगा, लेकिन एमपी क्या बन जाएगा, आपका एमपी बन जाएगा एफसी, क्योंकि जब मार्केट प्राइस में टैक्स घटेगा मतलब फैक्ट्री में चल गया, ठीक है। फिर जाएंगे फैक्ट्री से मार्केट तो टैक्स जुड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, टैक्स जुड़ जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए, देखिए कैसे कीजिएगा। देखिए क्या डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक में जोड़ दीजिए विदेश वाला एनएफआईए, तो बोलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, नेट तो रहेगा ही लेकिन डोमेस्टिक क्या बन जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी बन जाएगा। आगे फिर चलिए, आगे देखिए, बढ़िया से देखिएगा आगे, ठीक है। आगे देखिए, बोलिए थी क्या है, ये नेट है, ये क्या है, नेट, यही नेट में, यही नेट में क्या करेंगे, नेट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे क्या, घिसावट व्यय को जोड़ देंगे, ठीक है, घिसावट व्यय को जोड़ देंगे। तो जब नेट में जोड़ेंगे घिसावट व्यय तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट क्या बन जाएगा, एफसी। कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। आगे चलिए देखिए, आगे देखिए, देखिए किसे कीजिएगा आगे, आगे समझिए बढ़िया से। देखिए यही जीएनपी एट एफसी में, यही जीएनपी एट एफसी में क्या करेंगे, देखिए क्या है, ये आपका नेशनल, तो देखिए माइनस कर दीजिए, माइनस क्या, एनएफआईए
विदेश वाला क्या कीजिए, घटा दीजिए, क्या बन जाएगा देखिए, तो देखिए क्या बन जाएगा। तो नेशनल में जब विदेश वाला घट जाए क्या बन जाएगा बोलिए, तो GDP@FC हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब नेशनल में घटेगा विदेश वाला तो बन जाएगा डोमेस्टिक घरेलू। अब देखिए GDP@MP, देखिए तो देखिए GDP@FC, तो जीडीपी मिल गया, खाली MP FC नहीं मिला। तो फैक्ट्री का सामान जब जाएगा मार्केट, तो फैक्ट्री का सामान मार्केट जाएगा तो टैक्स क्या होगा, जुड़ जाएगा, NIT जुड़ जाएगा। देखिए प्राप्त कर लिए सब। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा ही नहीं, समझे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हम लोग टोटल 8 चीज पढ़े, ठीक है। 4 को पढ़े MP वाला, 4 को पढ़े FC वाला। साधन लागत पर यानी FC फैक्टर कॉस्ट पर, और मार्केट प्राइस पर यानी बाजार कीमत पर, ठीक है, MP, समझे। देखिए अब बढ़िया समझिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम किसको बोलेंगे। ये जो हम लोग पढ़े 8 चीज, ठीक है, हम लोग भी 8 चीज पढ़े। GDP@MP पढ़े, आगे पढ़े GNP@MP, आगे पढ़े तीसरा NDP@MP, ठीक है, आगे पढ़े चौथा NNP@MP। ये MP वाला पढ़े 4 को, FC वाला पढ़े 4 को। देखिए बढ़िया से, अब FC वाला देखिए, ये आपका हो गया MP वाला, ये आपका हो गया FC वाला, ठीक है। देखिए GDP@FC पढ़े, GNP@FC पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए NDP@FC पढ़े, आगे देखिए NNP@FC पढ़े, FC पढ़े, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए बढ़िया से, ये वाला FC है, FC। अब बोलेगा राष्ट्रीय आय किसको बोलेंगे, तो पहले बोले राष्ट्रीय आय बोलते किसको, नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। तो बोलता है कि एक लेखा वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा में अर्जित सभी निवासी यानी सभी लोगों द्वारा अर्जित कुल घरेलू साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, NI बोलेंगे, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय कहेंगे। क्या बोले, एक लेखा वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा में उपस्थित सभी लोगों, सभी निवासियों द्वारा अर्जित कुल घरेलू साधन आय, मतलब लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ, ये सब सारा, वेतन तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के जोड़ को बोलेंगे राष्ट्रीय, नेशनल इनकम। यानी राष्ट्रीय में ना देश के यानी राष्ट्र के सभी लोगों का आय रोजगार का जोड़ होगा, जो अपना कमाई का है, जो अपना कमाई है। सरकार को हम दे दिए टैक्स, वो तो चला गया। जैसे क्या बोलेंगे, घिसावट व्यय, तो मशीन तो घिसते घिसते 6 नष्ट हो गया, वो तो दे दिए दूसरों को, मिस्त्री दे दिए, मिस्त्री को चला गया, दूसरों चला गया। तो घिसावट व्यय राष्ट्र का पार्ट नहीं होता, क्योंकि घिसते घिसते व्यय हो गया, 6 नष्ट हो गया, वो तो चला गया, आपका नष्ट हो गया, मशीन खराब हो गया, वो तो मिस्त्री को चला गया, पैसा मेरा नहीं हुआ, दूसरों को चला गया। टैक्स दे दी सरकार को, चला गया दूसरों को। तो टैक्स, काले धन, घिसावट व्यय, अच्छा अनुदान, उपहार, ये तो कमाई करके नहीं मिलता है। छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मैया सम्मान, पैसा, कोई उपहार, अनुदान, सरकार द्वारा आर्थिक सहायता, सब्सिडी, ये तो काम करके नहीं मिल रहा है, तो भी राष्ट्र का पार्ट नहीं होगा। याद रखिएगा, काला धन, भ्रष्टाचार का धन, शेयर बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त राशि, समझे, गैर कानूनी रूप से प्राप्त राशि, साइबर क्राइम का राशि, घिसावट व्यय, टैक्स, ठीक है, ये सब हस्तांतरण, भुगतान, आर्थिक सहायता, ये सब राष्ट्र का पार्ट नहीं होता है। राष्ट्र में क्या होगा, घरेलू क्षेत्र में अर्जित कुल घरेलू साधन आय, डोमेस्टिक प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, समझे। चलिए देखिए, बोलिए, ये तो आपका हो गया भाई डोमेस्टिक माने घरेलू, डोमेस्टिक माने घरेलू, डोमेस्टिक माने घरेलू, डोमेस्टिक माने घरेलू। और यहाँ पढ़ रहा राष्ट्रीय, तो राष्ट्र में घरेलू प्लस विदेश वाला दोनों होता है, यानी डोमेस्टिक वाला तो होगा नहीं, डोमेस्टिक वाला होगा नहीं। बात समझे, 4 को ऐसे हट गया, बच गया 4 को। अब समझिएगा, देखिए ये ग्रॉस है, ये ग्रॉस है, ठीक है। तो ग्रॉस माने क्या, सकल है, तो सकल में घिसावट व्यय शामिल रहता है, लेकिन घिसावट व्यय तो घिसते घिसते व्यय हो गया, 6 हो गया, नष्ट हो गया, ये हमारा राष्ट्र का पार्ट होगा नहीं, चला गया, ये भी बच गया 2 को, ठीक है। अब समझिए, ये MP में है, ये देखिए FC में, बाकी तो सेम है, बाकी सेम है, खाली ये MP में, ये FC में है। अब बोलिए MP मैंने क्या, मार्केट प्राइस पर, तो मार्केट प्राइस पर टैक्स शामिल है, और टैक्स तो हम दे दिए सरकार को, वो तो मेरा इनकम का राष्ट्र का पार्ट होगा नहीं, यानी MP चला गया, बच गया कौन, NNP@FC। इसी का नाम क्या है, NI, इसी को बोलेंगे राष्ट्रीय आय, याद रखिएगा,
आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। बहुत सारा मास्टर समझा नहीं पाता है कि एनएनपी और एफसी को राष्ट्रीय क्यों बोले, किस लिए बोले। क्योंकि एनएनपी और एफसी में क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी। इसमें एफसी यानी साधन लागत पर है, टैक्स शामिल नहीं है, फैक्ट्री में है। नेट माने शुद्ध है, घिसौड़ में नहीं है। और नेशनल है मतलब घरेलू डोमेस्टिक और विदेश वाला भी ऐड है, यानी कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर है। शुद्ध भी है, डोमेस्टिक प्लस विदेश वाला नेशनल भी है, और फैक्टर कॉस्ट मतलब इसमें टैक्स शामिल नहीं है। तो सब कुछ क्लियर हो गया। तो एनएनपी एट एफसी का नाम क्या, एनआई नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, समझे, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। एनएनपी एट एफसी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा, समझे। आगे देखिए न्यूमेरिकल, ठीक है। इतना चीज ये समझा के ना, अब आइए न्यूमेरिकल में आपका सारा बन जाएगा, सारा देखिए, बढ़िया समझिए। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स। देखिए इस सवाल कब दिया है, जैक 2023 में, ठीक है, जैक 2023 में दिया। 23 ने 22 होगा, 22, 23 नहीं होगा, 22 होगा, 22, जैक 2022 होगा, 22, ठीक है। पढ़िए पहला सवाल, निम्नलिखित आंकड़ा से या आंकड़ों से बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करें। देखिए निकालना क्या है, फाइंड द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये जो डाटा दिया गया है, क्या दिया डाटा में, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी क्या, बोलिए बोलिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होगा, साधन लागत पर यानी एफसी होगा, एनडीपी एट एफसी। क्या दिया है, 15,500 करोड़, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स दिया है कितना, 1200 करोड़, ठीक है। आर्थिक सतह सब्सिडी कितना दिया है, 210 करोड़। मूल्यह्रास कितना दिया है, डिप्रेसिएशन, क्या बोलेंगे इसको, डिप्रेसिएशन, डिप्रेशन नहीं, डिप्रेसिएशन, 50 करोड़, ठीक है। शुद्ध विदेशी साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50 करोड़ दिया है। निकालना क्या है, बोलिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, लिखिए इसको। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माने क्या, एमपी हो जाएगा, निकालना है। दिया क्या है, देखिए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी एट एफसी होगा, फैक्टर कॉस्ट यानी एनडीपी एट एफसी, ये निकालना है। ये सवाल दिया है 5 मार्क्स में, बोलिए, ये सवाल देगा आपको 5 मार्क्स में देगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, समझे, बुझे नहीं बुझे, देख कैसे बनेगा। तो निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, यानी क्या, एनडीपी एट एमपी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए दिया क्या है, एनडीपी एट एफसी दिया है, इसको इसके बराबर कर देना है, बस इसको इसके बराबर कर दीजिए। तो कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे, यही काम है। बोलिए देखिए, ई नेट है, ई ग्रॉस है। बोलिए ग्रॉस में होता क्या है, ग्रॉस माने सकल, तो सकल में घिसावट बाय एड रहेगा, शुद्ध में नहीं रहेगा, नेट में नहीं रहेगा, लेकिन ग्रॉस में रहेगा। तो बोलिए प्लस कीजिए, क्या, आपका मूल्यह्रास दिया है ना, जो नाम देगा, मूल्यह्रास घिसावट बाय एक ही चीज है, तो मूल्यह्रास दिया है तो मूल्यह्रास लिख दीजिए। मूल्यह्रास क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया कि क्या ऐड किए, क्योंकि नेट से निकाल रहे हैं ग्रॉस, हमको ये निकालना ये दिया है, तो ग्रॉस में घिसावट बाय मूल्यह्रास ऐड रहता है। समझ में क्लियर। आगे देखिए, ये डोमेस्टिक, ये क्या है, नेशनल, तो नेशनल में डोमेस्टिक प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी शुद्ध विदेशी साधन आय एनएफआईए ऐड रहेगा, प्लस कीजिए, एनएफआईए ऐड रहेगा। आगे चलिए, ये देखिए मार्केट प्राइस पर है, ये देखिए एफसी है, तो जब फैक्ट्री का सामान जाएगा मार्केट, तो मार्केट में टैक्स जुड़ जाएगा, उस टैक्स का नाम क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या नाम बोलिए, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसको बोलेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। कोई दिक्कत है नहीं, बढ़िया समझिएगा कि नेट को किए ग्रॉस, तो ग्रॉस माने सकल, तो सकल में क्या होगा, शुद्ध में मूल्यह्रास घिसावट बाय ऐड रहेगा। नेशनल डोमेस्टिक से निकालेंगे नेशनल, तो नेशनल में डोमेस्टिक प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए ऐड रहेगा। मार्केट में निकालेंगे फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री का सामान जाएगा मार्केट, तो टैक्स जुड़ जाएगा, टैक्स जुड़ गया, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। कोई दिक्कत है, अब वैल्यू पुट करना है। देखिए एनडीपी एट एफसी दे दिया है, देखिए मूल्यह्रास देखिए दे दिया है, देखिए एनएफआईए दे दिया है। अब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर देखिए नहीं दिया है, बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, अप्रत्यक्ष कर का मान पुट कर देगा 1200, हो जाए गलती, यहाँ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो आपको पढ़ा दिए, सरकार को वस्तु सेवा पर दिया गया अप्रत्यक्ष कर,
इनडायरेक्ट टैक्स, और सरकार दिया बदले में आर्थिक सहायता सब्सिडी, उसको माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा सूद और प्रत्यक्ष कर। समझे? बोलिए। तो एनडीपीएफसी कितना है? 15,500 लिख दीजिए, 15,500 प्लस कितना मूल्यह्रास है? 50 करोड़ लिख दीजिए। एनएफआई कितना है? 50 करोड़ लिख दीजिए, प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो कैसे निकालेंगे इसको? अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, याद रखिएगा आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी को माइनस कर दीजिए। समझे? सब्सिडी को माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा। चलिए देखिए, बोलिए 15,500 और 50 100 कितना हो जाएगा? बोलिए 15,600 हो जाएगा, प्लस बोलिए कितना अप्रत्यक्ष कर? देखिए कितना है अप्रत्यक्ष कर? कितना है? 1200 करोड़ लिख दीजिए, 1200 माइनस आर्थिक सहायता कितना सब्सिडी है? कितना है? बोलिए 210 लिख दीजिए, 210, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, 15,600 प्लस 1200 में चल गया 210, तो 1200 में जाएगा 200, बचेगा 1000, चल जाएगा 10, कितना बचेगा? 990। अब बोलिए कितना होगा? देखिए 15,600 और 900 कितना हो जाएगा? 6 और 9 हो जाएगा 15, यानी 16,590 कितना हो जाएगा रुपया। सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित आंकड़ों से शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए। मॉडल पेपर 2024 में दिया है, ठीक है। फाइंड द नेट वैल्यू एडेड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। क्या निकलना है? नेट वैल्यू एडेड मतलब शुद्ध मूल्य वृद्धि। ये जो डाटा दिया गया है तालिका, इससे इस डाटा से क्या निकलना है? नेट वैल्यू एडेड यानी शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालना है। मॉडल पेपर 2024 में दिया गया क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है। समझे? देखिए, मदे यानी आइटम्स, मदे मतलब होता है आइटम्स, यानी क्या क्या दिया है, ठीक है। तो विक्रय यानी सेल, सेल किया कितना में? तो 200 लाख रुपया में, ठीक है। कच्चे माल का क्रय 50 लाख रुपया का किया है। अंतिम स्टॉक यानी फाइनल स्टॉक कितना है? तो 15 लाख रुपया का है। प्रारंभिक स्टॉक इनिशियल स्टॉक कितना है? तो 10 लाख रुपया का है। अचल पूंजी का उपभोग, अचल पूंजी में क्या? स्थिर पूंजी। जो देखिए अचल मतलब होता है कि जो कमी वृद्धि नहीं होगा, जो फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा, उसको बोलेंगे स्थिर पूंजी का उपभोग। और स्थिर पूंजी का उपभोग मतलब होता है जैसे उत्पादन प्रक्रिया में जो हम पूंजीगत यंत्र लगाए हैं, जैसे मशीन लगाए हैं, औजार लगाए हैं, उपकरण लगाए हैं, वो तो फिक्स हो गया। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, अरे हम भी उत्पादन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सेवा का उत्पादन, फैक्ट्री वाला कर रहा है वस्तु का उत्पादन। समझे? तो मेरा बोर्ड, मेरा कैमरा, ठीक, मेरा लाइट, मेरा जो सेटअप है पूरा, ये हो गया स्थिर पूंजी। लेकिन इसका लगातार प्रयोग करते करते कभी लाइट खराब होगा, कभी बोर्ड डिस्टर्ब करेगा, कोई पार्ट टूटेगा फूटेगा, तो यानी उसका हम उतना उपभोग कर लिए। यदि बोर्ड का, लाइट का, कैमरा का, पूरा सेटअप का, मान लीजिए जो आपका सेटअप है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसका यूज करते करते कोई पार्ट क्षय होगा, नष्ट होगा, खराब होगा, तो उसी को बोलेंगे ना स्थिर पूंजी का उपभोग। जो अचल है, अचल मतलब जो परिवर्तन नहीं करेगा, कमी वृद्धि नहीं होगा। अचल माने क्या? अचल मतलब कि जैसे हम स्थिर हैं, अभी हम चल नहीं रहे हैं, फिक्स है, स्थिर है, उसी तरह से ये सब सारा सामान क्या है? फिक्स है, स्थिर है। तो स्थिर पूंजी का उपभोग माने क्या? कंज्यूमशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी जो पूंजीगत उपकरण है उसी को बोलेंगे स्थिर पूंजी का उपभोग। यानी उसका इतना रुपया का उपभोग कर लिए, इतना रुपया चला गया, क्षय नष्ट हो गया, कितना? 10 लाख रुपया। समझे? 10 लाख रुपया क्या हो गया? स्थिर पूंजी का उपभोग हो गया। मतलब जो पूंजीगत यंत्र, मशीन, औजार है उसका यूज कर लिए, वो क्षय नष्ट हो गया, अरे इसी को बोलते हैं घिसावट व्यय। इसी को बोलेंगे घिसावट व्यय, या तो बोलेंगे मूल्यह्रास। क्या बोलेंगे? मूल्यह्रास। समझे? चलिए अब देखिए क्या बोला है? शुद्ध मूल्य वृद्धि यानी नेट वैल्यू एडेड, यही बोला है। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा मूल्य वृद्धि, और शुद्ध मूल्य वृद्धि कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे बाद में। आपको पहले बोल दिया गया है कि शुद्ध कैसे निकाला जाता है? सकल में यानी टोटल में जब घिसावट व्यय को, मूल्यह्रास को घटा दिया जाएगा तो शुद्ध निकल जाएगा, यही तरीका है। तो पहले निकालेंगे हम लोग मूल्य वृद्धि। क्या निकालेंगे? पहले आंसर में लिखेंगे मूल्य वृद्धि। समझे? मूल्य वृद्धि। अब आप ही लोग बोलिए मूल्य वृद्धि का अर्थ क्या होता है? मूल्य वृद्धि का मतलब होता है कि कोई भी जब उत्पादक उत्पादन करता है
तो मध्यवर्ती वस्तु से अंतिम वस्तु बनाता है। जैसे मान लीजिए एक होटल वाला आटा से बना रहा है रोटी, तो आटा खरीदा 40 रुपया में 1 किलो, ठीक, जिससे रोटी बनाया तो 20 को बन गया। अब 20 पंचे 100 रुपया, 5 रुपया में रोटी बिकता है, तो 20 पंचे 100 रुपया में रोटी को बेच दिया। तो अंतिम रोटी यानी अंतिम वस्तु को बेच के कितना रुपया आया? 100 रुपया। और 40 रुपया में खरीदा था 1 किलो आटा, वो था मध्यवर्ती वस्तु। तो 20 पीस रोटी यानी 5 रुपया पीस, तो 20 पंचे 100 रुपया, जो अंतिम रोटी जो अंतिम वस्तु है उसको बेच के 100 रुपया आया। और जो आटा था, जो आटा खरीद के लाया था 40 रुपया में, तो 40 रुपया हो गया मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य, और 100 रुपया हो गया अंतिम वस्तु का मूल्य। वही 100 रुपया अंतिम में जो मिला और 40 रुपया लगाए थे मध्यवर्ती यानी बीच में, माइनस कर दीजिए, हो जाए मूल्य वृद्धि। यानी मूल्य वृद्धि क्या होता है बोलिए तो? अंतिम उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उत्पाद का मूल्य, यानी मध्यवर्ती वस्तु का कितना दाम है और अंतिम में जो बेच के मिला उसी का डिफरेंस, अंतर को बोलेंगे मूल्य वृद्धि। समझे? बोलिए मूल्य वृद्धि क्या है? तो मूल्य वृद्धि होता है अंतिम उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती लागत, माने बीच का खर्चा। ठीक है, तो बीच में कितना खर्चा हुआ था, मध्यवर्ती लागत। तो बेच के आया 100 रुपया, रोटी बेच के 20 पीस, और कितना लगाए थे? आटा में 40 रुपया 1 किलो आटा, तो 100 बेच के आया, 40 लगाए थे, माइनस कर दीजिए, 60 रुपया हो गया मूल्य वृद्धि। यानी आटा से रोटी बना के बेचे तो 60 रुपया एक्स्ट्रा पैसा प्राप्त हुआ, 60 रुपया मूल्य वृद्धि हुआ। यही मूल्य वृद्धि होता है, समझे? अंतिम उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती लागत। ये बात समझ गए? अब यह खोजिए कौन तो अंतिम में होगा और कौन तो मध्यवर्ती। मध्यवर्ती को समझ सकते हैं कि प्रारंभिक में, बीच में जो हम लगाए थे फर्स्ट में, रोटी बना रहे हैं तो जो आटा लगा रहे हैं वो मध्यवर्ती यानी फर्स्ट में लगाए थे। तो अंतिम मतलब फाइनल, अब मध्यवर्ती मतलब जो लगाए थे बीच यानी फर्स्ट में लगाए थे बीच में, उसको बोलेंगे मध्यवर्ती। देखिए तो बोलिए विक्रय यानी सेल, तो बोलिए सेल कब कीजिएगा? जब वस्तु बन जाएगा, यानी ये अंतिम वाला होगा, यानी ये क्या होगा आपका? ये आपका अंतिम वाला होगा। समझे? कच्चे माल का क्रय, तो कच्चा माल कब खरीदिएगा? जब वस्तु बनाइएगा तब ना, यानी ये आपका होगा प्रारंभिक। ये क्या होगा आपका? प्रारंभिक में आएगा, यानी ये आपका मध्यवर्ती में आएगा, मध्यवर्ती में आएगा। अंतिम स्टॉक, ये तो खुद क्लियर है, ये तो खुद क्लियर है। अंतिम स्टॉक मतलब ये फाइनल है, ये तो जाएगा अंतिम में। प्रारंभिक स्टॉक देखिए, बोल दिया प्रारंभिक माने क्या? पहले, जो पहले जैसे आप बना रहे हैं होटल में, रोटी बना रहे हैं आटा से, तो तवा खरीदे हैं, गैस खरीदे हैं, तो तवा गैस का हो गया प्रारंभिक स्टॉक। समझे? आटा हो गया मध्यवर्ती लागत, प्रारंभिक स्टॉक यानी कच्चा माल। समझे? अंतिम क्या होगा? जो रोटी बन गया, रोटी में घी लगा के बेच रहे हैं, तो ये आपका हो गया अंतिम वाला चीज। तो बोलिए अंतिम में कौन कौन होगा? तो आपका अंतिम हो जाएगा ये वाला और ये वाला आपका अंतिम हो जाएगा। अब प्रारंभिक यानी मध्यवर्ती कौन होगा? तो कच्चे माल का क्रय और प्रारंभिक स्टॉक ये आपका हो जाएगा मध्यवर्ती यानी प्रारंभिक में हो जाएगा। समझे? तो बोलिए अंतिम उत्पाद का मूल्य, बोलिए अंतिम में कौन कौन दिख रहा है आपको? तो विक्रय यानी सेल, वस्तु बना के बेचिएगा विक्रय, प्लस क्या? अंतिम स्टॉक यानी अंतिम स्टॉक, ये चल जाएगा आपका अंतिम उत्पाद का मूल्य में, माइनस मध्यवर्ती में ने क्या? बीच में जो खर्चा किए थे आटा में, गैस में, तवा में। समझे? तो बोलिए कच्चे माल का क्रय हो जाएगा इसमें, कच्चे माल का क्रय, कच्चे माल का क्रय प्लस क्या होगा? प्रारंभिक स्टॉक, क्या हो जाएगा? प्रारंभिक स्टॉक। ठीक है, देखिए बढ़िया से। अब बोलिए कितना विक्रय है? देखिए विक्रय कितना है? 200 लाख रुपया, तो 200 हो गया, प्लस अंतिम स्टॉक कितना है? देखिए अंतिम स्टॉक कितना है? 15 लाख रुपया, तो 15 हो गया, दोनों जुड़ जाएगा, माइनस कच्चा माल का क्रय कितना है? 50 लाख रुपया का है, प्लस प्रारंभिक स्टॉक कितना है? देख लीजिए 10 लाख रुपया का है, जोड़िए 200 और 15, 215 माइनस 50 और 10 60। अब बोलिए 215 में चल गया 60, कितना बचेगा बोल दीजिए। ठीक है, देखिए 5 में गया 0 तो 5 होगा, 1 में 6 नहीं जाएगा तो 11 में गया 6, कितना होगा? 5 होगा, और 2 में बच गया 1 यानी 1 बच गया, यानी 155 लाख रुपया हो जाएगा, रुपया 155 लाख। ये आपका आंसर नहीं हुआ, ये हो गया क्या आपका? ये आपका हो गया मूल्य वृद्धि। क्या हो गया आपका? मूल्य वृद्धि हो गया। अब निकालना क्या? बोलिए शुद्ध मूल्य वृद्धि, नेट वैल्यू एडेड।
सूद निकालना है तो आपको पहले ही बोल दिया गया है कि सूद कैसे निकलता है। क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः शुद्ध मूल्य वृद्धि, शुद्ध मूल्य वृद्धि कैसे निकालेंगे बोलिए। तो कितना मूल्य वृद्धि हुआ, कितना मूल्य वृद्धि हुआ माइनस करना है किसको, कैसे निकालते हैं, शुद्ध। तो सकल यानी टोटल में, सकल में घिसावट व्यय मूल्यह्रास को माइनस करते हैं। ठीक है, ये लिखिए घिसावट व्यय या मूल्यह्रास, जो लिखने का मन कर रहा है लिखिए। ठीक है, बोले कितना मूल्य वृद्धि हुआ, देखिए 155 है ना, 155, 155 माइनस, देखिए घिसावट व्यय कितना है। अरे भाई अचल पूंजी का उपभोग, अचल माने स्थिर, जो फिक्स रहेगा उसका उपभोग करेंगे। तो स्थिर पूंजी का उपभोग करना मतलब कुछ पार्ट क्षय नष्ट हो गया, प्रयोग कर लिए, कितना का, 10 लाख का, तो माइनस कर दीजिए। देखिए बढ़िया से हो जाएगा -10, कितना बचेगा बोलिए, तो रुपया 145 लाख बचेगा आपका। ठीक है, रुपया 145 लाख बचेगा। हो गया आंसर, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। के नंबर 5 मार्क्स। बोलिए, एकदम बल्ले बल्ले है, सीख जाइएगा ना, आसान लगेगा आपको, समझे, कुछ नहीं है, आराम से है। अंतिम उत्पाद है तो अंतिम में विक्रय होगा और अंतिम स्टॉक होगा। मध्यवर्ती मैंने क्या, बीच में, यानी पहले जो इनिशियल था प्रारंभिक, तो कच्चा माल और प्रारंभिक स्टॉक हो जाएगा। बना दीजिए, सॉल्व कीजिए। शुद्ध मूल्य वृद्धि कैसे निकलेगा, तो मूल्य वृद्धि माइनस घिसावट व्यय कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। आगे देखिए आपका है सवाल नंबर 3 को पढ़िए। मान लीजिए कि किसी विशेष वर्ष में किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, बोलिए क्या दिया है, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाजार कीमत यानी किस पे, एमपी पे, मार्केट प्राइस पे, कितना है, रुपया 1100 करोड़ है। ठीक है, 1100 करोड़ है, क्लियर है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कितना है, 100 करोड़ थी, मतलब क्या दिया बोलिए, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसका मतलब क्या दिया है, NFIA दिया है, क्लियर। आगे चलिए, अप्रत्यक्ष कर मूल्य माइनस उपदान का मूल्य, बोलिए तो अप्रत्यक्ष कर में जब उपदान यानी अनुदान, उपहार, आर्थिक सहायता क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष, क्या बचेगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बोला नहीं है, ये बोल दिया, ये होशियार है। अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान कितना, 150, ठीक है, 150 करोड़, ठीक है, 150 करोड़, बुझे नहीं बुझे। तो अप्रत्यक्ष कर में जब उपदान को यानी अनुदान को, उपहार को, आर्थिक सहायता को माइनस करते हैं तो बोलेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, आगे पढ़िए। राष्ट्रीय आय मतलब क्या, NNP@FC, समझे, कितना दिया है, 850 करोड़ है। तो मूल्य ह्रास के समस्त मूल्य की गणना कीजिए। निकालना क्या है, मूल्य ह्रास, निकालना घिसावट व्यय। ठीक है, कौन क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बना, VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ कोई भी हो, अक्सर एनसीईआरटी को ही पूछा जाता है एग्जाम में, परीक्षा में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे जैक बोर्ड हो, एनसीईआरटी को ही ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, ज्यादा ध्यान देना है। चलिए, अब क्या क्या दिया है पहले लिखना है, लिखना है कि दिया है, क्या दिया है, देखिए, किसी विशेष वर्ष में किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP@MP दिया है, GDP@MP दिया है, कितना बोलिए, कितना दिया है, तो रुपया कितना, 1100 करोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय मतलब क्या, NFIA। ठीक है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना दिया है बोलिए, तो दिया है रुपया कितना, रुपया दिया है कितना, 100 करोड़, रुपया 100 करोड़ दिया है। आगे चलिए, अप्रत्यक्ष कर मूल्य माइनस उपदान का मूल्य, देखिए इस तरह लिखिए इसको, अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान, बोलिए हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, क्या बोलते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी NIT, इसी का नाम क्या है, NIT है। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT कितना होगा बोलिए, देखिए दिया है, वो दे दिया है कितना, देखिए अप्रत्यक्ष कर मूल्य माइनस उपदान दे दिया कितना, 150 करोड़। ठीक है, रुपया 150 करोड़। आगे चलिए, देखिए राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय मतलब होता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय माने क्या, नेशनल इनकम, NI, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, NNP@FC बोलते हैं। कितना दिया है बोलिए, तो रुपया 850 करोड़, रुपया
850 करोड़ ये आपका दिया है। बोलिए अब निकालना क्या है, तो मूल्य ह्रास का समस्त मूल्य निकालना है। तो लिख दीजिए यहाँ पर मूल्य ह्रास निकालना है, घिसावट व्यय निकालना है, डिप्रेसिएशन, डिप्रेशन नहीं, इनकी एग्जाम है नजदीक में डिप्रेशन बोल देंगे, डिप्रेशन नहीं बोलना है, डिप्रेसिएशन बोलना है, समझे। आगे चलिए, अब काम कीजिए, ये मालूम चल गया आपको कि ये दिया है, ये निकालना है। तो बोलिए पकड़िए फॉर्मूला, देखिए सूत्र से राष्ट्रीय आय को पकड़िए, ठीक है, राष्ट्रीय आय को पकड़िए। बोलिए क्या इसको बोलेंगे, NNP@FC को बोलेंगे राष्ट्रीय आय बराबर। देखिए और क्या दिया है, GDP@MP दिया है ना, उसको पकड़िए, GDP@MP दिया है, बस इसको इसके बराबर कर देना है, हो जाएगा। बुझे, GDP@MP को NNP@FC के बराबर करना है। चलिए बराबर करेंगे। ये ग्रॉस है, ये नेट है, तो नेट मैंने क्या शुद्ध, ग्रॉस मैंने क्या सकल, तो सकल में घिसावट व्यय को माइनस कर देंगे, हो जाएगा शुद्ध। तो घिसावट व्यय मैंने क्या मूल्य ह्रास, इसी को बोलेंगे मूल्य ह्रास, माइनस कीजिए। तो ग्रॉस में मूल्य ह्रास हो गया माइनस, हो गया नेट, नेट हो गया क्लियर। आगे चलिए, देखिए क्या है डोमेस्टिक, ये क्या है नेशनल, तो नेशनल में क्या होता है, डोमेस्टिक में जोड़ते हैं विदेश वाला NFIA, निकलता है नेशनल, जोड़िए प्लस NFIA, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, देखिए क्या है MP, क्या है FC, तो FC यानी फैक्टर कॉस्ट, यानी फैक्ट्री में टैक्स शामिल नहीं होता है, मार्केट में टैक्स शामिल रहता है। तो मार्केट से निकाल रहे हैं फैक्ट्री, क्या करेंगे टैक्स को घटा देंगे, इसी का नाम क्या है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसको बोलेंगे NIT, याद रखिए क्या बोलेंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए अब काम कीजिए, देखिए राष्ट्रीय आय का मान देखिए दिया है कितना, NNP@FC दिया है कितना 850 करोड़, लिख दीजिए 850 करोड़। GDP@MP देखिए दिया है कितना 1100, लिख दीजिए 1100, माइनस मूल्य ह्रास तो निकालना है, मूल्य ह्रास तो निकालना है भाई, कोई दिक्कत नहीं, प्लस NFIA देखिए कहां दिया है, NFIA कहां दिया है, यहां दिया है कितना 100 करोड़, कोई दिक्कत नहीं, माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना, ये अप्रत्यक्ष कर माइनस सुविधान, इसी का नाम है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। देखिए कितना दिया है 150 करोड़, लिख दीजिए 150, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, अब एक काम कीजिए, इसको निकालना है ना, इसको इधर ले आइए, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, इधर लाएंगे तो ठीक है, दाएं से लाएंगे बाएं हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं। 1100 और 100 कितना हो गया 1200, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लिख दीजिए 150, ठीक, और 850 चल जाएगा उधर, हो जाएगा माइनस 850, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, आप बोलिए मूल्य ह्रास कितना हो जाएगा, तो 1200 प्लस में है और 850 और 150 हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों, क्योंकि माइनस में है, तो 850 और 150 कितना हो जाएगा 1000, यानी 1200 और माइनस में कितना हो जाएगा 850 और 150 कितना हो जाएगा 1000, हो जाएगा 1000, कितना बचेगा बोलिए 1200 में गया 1000, कितना बचेगा 200 रुपया, 200 करोड़ आंसर हो गया 5 मार्क्स, 5 मार्क्स हो गया। बोलिए बल्ले बल्ले है कि नहीं, बोलिए आप ही लोग, बुझे कि नहीं बुझे, आपको सिर्फ समझना है थ्योरी, जो पढ़ा दिए उधर ना वही काम दे रहा है, वैसे ही बनेगा, पूरा रामायण नहीं देखिएगा तो जानिएगा शूर्पणखा किसका बहन है, ठीक है, बुझे नहीं बुझे, जानिएगा ही नहीं कि रावण का पत्नी का नाम क्या है, बुझे, राम का ससुर कौन है नहीं जानिएगा, फिर तो आपको पूरा पढ़ना होगा, पूरा थ्योरी समझना होगा, तब जान पाइएगा कि राम का ससुर कौन है, रावण का पत्नी कौन है, शूर्पणखा के है, समझे। आगे चलिए, आगे बढ़िए, आगे देखिए सवाल नंबर 4 को पढ़िए, ये अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है, लास्ट। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये दिया है प्री बोर्ड में, इस साल नहीं पिछला साल 2025 में दिया था प्री बोर्ड में, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से राष्ट्रीय आय मतलब क्या, नेशनल इनकम, किसका नाम है NNP@FC का नाम क्या है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, ठीक है, निकालना है। मदे यानी आइटम देखिए क्या दिया है, देखिए आइटम दिया है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है ना, MP होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP कितना 1000 करोड़ है। मूल्य ह्रास डिप्रेसिएशन कितना 200 करोड़ है। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स कितना
150 करोड़ है। अनुदान मैंने क्या, उपहार, इसी को बोलेंगे उपहार, उपहार बोलिए, चाहे उपदान बोलिए, उपदान। इसी को बोलिए आर्थिक सहायता, यानी सब्सिडी कितना दिया है, 250 करोड़। ठीक है, निकालना क्या है, राष्ट्रीय आय, एनएनपी एट एफसी, लिखिए एनएनपी एट एफसी। बोलिए क्या दिया है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्र उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी दिया है। इसको इसके बराबर कर दीजिए, हो जाएगा। यही तो काम है, इसको इसके बराबर करना है, क्योंकि ये निकालना ही दिया है। तो बोलिए ग्रॉस को करेंगे नेट, तो ग्रॉस माने सकल, घिसाव व्यय घटा देंगे, नेट बन जाएगा। तो माइनस लिखे क्या, या लिखा मूल्यह्रास ना, तो जो लिखा रहेगा वही लिखना है। मूल्यह्रास तो मूल्यह्रास, घिसाव तो घिसाव व्यय, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो लिख देंगे मूल्यह्रास मतलब घिसाव व्यय, माइनस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, अब देखिए ये तो नेशनल है, ये भी नेशनल है, वहां दिक्कत नहीं है। नेशनल नेशनल मिल गया, दिक्कत नहीं है। जहां दिक्कत है उसी को बराबर करना है, समझे। देखिए आगे देखिए, ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्ट्री में है, तो फैक्ट्री में टैक्स शामिल नहीं होता है, तो माइनस क्या लिखिएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए इसका मान देखिए, लिख दीजिए कितना, जीएनपी एट एमपी कितना, 1000 करोड़, लिख दीजिए आराम से। माइनस कितना मूल्यह्रास, देखिए मूल्यह्रास डिप्रेसिएशन कितना दिया है, 200 करोड़, लिख दिए। माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, देखिए बच्चा यही गलती करेगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लिखेगा और अप्रत्यक्ष कर का मान पुट कर देगा, गलती हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दोनों अलग अलग चीज है। सरकार को वस्तु सेवा में हम कितना टैक्स दिए, अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, और सरकार हमको कितना दिया, सब्सिडी, यानी कितना वापस किया, उपहार, अनुदान, आर्थिक सहायता, हस्तांतरण, भुगतान, उसको बोलेंगे अनुदान। उसको माइनस कीजिए, तब होगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। बुझे नहीं बुझे, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकलेगा, कितना हम सरकार को वस्तु सेवा पर टैक्स दिए, अप्रत्यक्ष कर, और हमको सरकार कितना अनुदान दिया, यानी उपहार दिया, आर्थिक सहायता दिया, दिया सब्सिडी, माइनस कर दीजिए, हो जाएगा। बोलिए 1000 में गया 200, कितना बचेगा, 800, माइनस अप्रत्यक्ष कर कितना है, देख लीजिए कितना है, 150, कोई दिक्कत नहीं। कितना है देखिए, अनुदान यानी सब्सिडी कितना है, उपहार 250, यानी टैक्स दिए हैं कम, सरकार दिया है ज्यादा उपहार, तो अच्छा बात है। बोलिए 800 माइनस 150 में जाएगा 250, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो उसी का साइन रहेगा, माइनस कितना बचेगा, 100। अब बोलिए 800 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 100, कितना हो जाएगा, बोलिए रुपया 900 करोड़, आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, 5 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में आएगा। कोई भी सवाल लीजिए बनेगा, कोई भी सवाल लीजिए सब बन जाएगा, समझे। कभी कभी आपको सवाल इस तरह भी देगा, देखिएगा आपके पास यदि सवाल है, देखिएगा कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरह भी देगा कि पूंजी स्टॉक है 3 लाख करोड़, ठीक है, 3 लाख करोड़ है, यानी क्या बोलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, 3 लाख करोड़ आपका पूंजी स्टॉक है। अब बोलेगा मूल्यह्रास की दर 10% है, तब कैसे कीजिएगा, तब बोलिए मूल्यह्रास का मान कितना हो जाएगा, तब आपका मूल्यह्रास का मान हो जाएगा 3 लाख का 10%, ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, गुना 10% कर दीजिए, हो जाएगा कितना, हो जाएगा आपका 30,000, हो जाएगा आपका 30,000 करोड़। देखिए कभी कभी आपको इस तरह भी क्वेश्चन देगा, तो घबराना नहीं है, उसमें कुछ थोड़ा है। पूंजी स्टॉक माने पूंजीगत सामान, औजार, उपकरण 3 लाख का है, और मूल्यह्रास कितना है, प्रति वर्ष 10% है, तो मूल्यह्रास कितना हो जाएगा, 3 लाख का 10% कर दीजिए, हो जाएगा 30,000 करोड़, हो गया। अरे सभे में निकलेगा, सभे में निकलेगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह भी देगा कि देखिए बढ़िया से, ये तो आपका आंसर हो गया क्लियर। ये बता रहे हैं एक्स्ट्रा चीज कि कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से दे सकता है, बोलेगा कि विदेशों से प्राप्त साधन आय, शुद्ध नहीं, साधन आय है मान लीजिए 100 करोड़, ठीक है। अब बोलेगा विदेशों को प्राप्त साधन आय है आपका 80 करोड़, ठीक है। तो आप कैसे निकालिएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी एनएफआई है। बढ़िया समझिए, देखिए
विदेश से प्राप्त साधन आए। अच्छा बोलिए, विदेश से हम लोग को प्राप्त होगा, क्या कि हम लोग विदेश में वस्तु बेचे हैं, निर्यात किए हैं, कितना मिला 100। विदेशों को प्राप्त, अब बोलिए विदेश को हमसे प्राप्त होगा, क्योंकि जब हम लोग खरीदेंगे आयात करेंगे तब प्राप्त होगा उसको, और जब करेंगे निर्यात बेचेंगे प्राप्त होगा हमको। तो विदेशों से प्राप्त मतलब हम बेच के प्राप्त कर रहे हैं, निर्यात करके, ठीक है। अब विदेशों को प्राप्त, इसका मतलब उससे हम खरीद रहे हैं वस्तु, आयात कर रहे हैं, तब उसको प्राप्त होगा। बात समझे? तो विदेशों से मतलब हमको उससे मिल रहा है, बेच रहे हैं इसीलिए। अब विदेशों को मतलब उसको मिल रहा है, क्योंकि हम खरीद रहे हैं तो उसको हम देंगे, उसको मिलेगा। अब बोलिए NFIA कितना होगा, बोलिए NFIA कितना हो जाएगा, बोलिए आप लोग। तो विदेश से मिला कितना 100, और विदेश को हमसे कितना मिला, हम कितना दिए 80, माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 20 करोड़। बुझे? यानी आप सब निकाल सकते हैं, खाली समझिए, कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो कैसे बनेगा। बुझे नहीं बुझे? NFIA कभी कभी आपको नहीं भी देगा, दे देगा इस तरह दो चीज, कि विदेश से हमको मिला इतना, विदेश को हमसे मिला उतना 80। तो मिला 100 है, 80 उसको मिला, हम दिए 80, तो हमको शुद्ध रूप में कितना मिला, तो मिला था 180 रुपये वापस कर दिए, क्योंकि वस्तु खरीद लिए, आयात कर लिए, चला गया, बैंक खर्च हो गया, तो 20% मिला शेषफल, उसी का नाम है NFIA। बुझे नहीं बुझे? 20 करोड़ हो जाएगा। तो इस तरह सब निकाल सकते हैं। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वीडियो को एक बार में नहीं, 2 बार देखिए, धीरे धीरे देखिए, समझिए पूरा। ये नहीं कर देंगे 1.5 के स्पीड में, 2x के स्पीड में, नहीं, 1 के स्पीड में देखिए, धीरे धीरे देखिए, समझे? चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आसान नहीं है, इसको बनाना समझाना आसान नहीं है, समझे? आपको भी धीरे धीरे समझना होगा, हम भी आपको बहुत बढ़िया समझाए हैं। बुझे नहीं बुझे? तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।